आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज है शुक्रवार, तारीख 13 अगस्त। मेरा नाम नितिन ठाकुर। आज तक रेडियो के इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर में हम बात करने वाले हैं यूपी में होने वाले एनकाउंटर्स की। कुछ आंकड़े आए हैं वो बताएंगे और फिर एक्सपर्ट से समझेंगे कि क्या अपराध की रोकथाम के लिए एनकाउंटर पर शासन प्रशासन को इतना भरोसा होना चाहिए। उधर तालिबान अब काबुल से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन 30,000 अफगान परिवार अपने घरों से दूर हो गए हैं। इन परिवारों की व्यथा जानेंगे और ये भी कि क्या अब फॉल ऑफ काबुल तय है। इसके बाद खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात होगी, जिससे अब भारत में भी मौत हो रही हैं और ये इतना खतरनाक है कि वैक्सीनेटेड लोगों के थ्रू भी फैलता है। और आखिर में लॉर्ड्स टेस्ट का हाल, जहां भिड़ रहे हैं इंडिया और इंग्लैंड। लेकिन पहले हेडलाइन सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट को कथित रूप से हैक करने और साइबर कैफे में हजारों फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति विपुल सैनी उसी पासवर्ड से चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन कर रहा था, जिसका इस्तेमाल चुनाव आयोग के अधिकारी कर रहे थे। लालू यादव के अलावा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी जातिगत जनगणना की मांग करते हुए पीएम को पत्र लिखा है और कहा है कि केंद्र को इस मुद्दे पर अपने स्टैंड पर पूर्ण विचार करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम ने जातिगत जनगणना पर मीटिंग न कर सीएम नीतीश कुमार का अपमान किया है। ट्विटर इंडिया ने अपने एमडी मनीष माहेश्वरी को पद से हटा दिया है। बताया जा रहा है कि उन्हें अमेरिका भेजा गया है, वहां उन्हें सीनियर डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। वे नए मार्केट्स में रेवेन्यू, स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस का काम देखेंगे। अब उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा, इसका खुलासा नहीं किया गया है। आज लाल किले में 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के एक खास और फ्रेश अलर्ट पर दिल्ली पुलिस फोर्स को अलर्ट रहने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। हवाई यात्रा करने वाले लोगों को अब ज्यादा किराया चुकाना होगा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अब मिनिमम और मैक्सिमम किराए की सीमा बढ़ा दी है। इससे एयरलाइंस कंपनियां किराया बढ़ा सकती हैं। कम से कम किराया 10% और ज्यादा से ज्यादा 13% बढ़ेगा। वहीं ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कोविड-19 की चपेट में आए बुनकरों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है। कानपुर में जिन लोगों को मुस्लिम शख्स की सरेआम पिटाई करने और जय श्री राम के नारे लगवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें एक ही दिन में रिहा कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि लोकल कोर्ट ने तीनों गिरफ्तार आरोपियों को जमानत दे दी है। तालिबान से चल रही जंग के बीच अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तालिबान की कई मांगों में से एक मांग अशरफ गनी को पद से हटाए जाने की भी रही है। वहीं पाकिस्तान भी अशरफ गनी के पद से हटाए जाने का समर्थक रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। टीम इंडिया पहली पारी में 364 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत ने दूसरे दिन 3 विकेट पर 276 रन से आगे खेलना शुरू किया और सिर्फ 88 रन बनाने में 7 विकेट गंवा दिए। जवाब में इंग्लैंड के ओपनर्स रोरी बर्न्स और डॉम सिबली क्रीज पर हैं। पिछले हफ्ते लखनऊ में पंचायत आज तक कार्यक्रम हुआ था। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की थी और उनसे पूछा गया था सवाल एनकाउंटर्स पर। उन्होंने जवाब दिया था कि अगर अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस उस पर फूल नहीं बरसाएगी। इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी कह चुके हैं कि अपराधियों में डर है और ये डर अच्छा है। और अब यूपी पुलिस ने ही कुछ आंकड़े जारी कर दिए हैं। ये बताते हैं कि साल 2017 के बाद से अब तक यूपी में कितने एनकाउंटर्स अंजाम दिए गए। तो हमने इस बारे में बात की आज तक रेडियो के लखनऊ में रिपोर्टर संतोष शर्मा से। देखिए, इन आंकड़ों की अगर हम बात करें तो मार्च 2017 यानी उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, उसके बाद से अब तक पुलिस से जो मुठभेड़ हुई है वो कहा जाए कि 3,302 ये ऐसे जो क्रिमिनल कहा जाए कि पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुए। और एनकाउंटर मुठभेड़ की संख्या की बात करें तो 8,472 मुठभेड़ें हुई हैं, उत्तर प्रदेश के हर शहर में हुई है। और अब तक 8,500 के लगभग अगर रखा जाए कि आंकड़ा मुठभेड़ों का हुआ है, जिसमें 3,302 बदमाश जो है वो इंजर्ड हुए हैं और 146 यानी 146 क्रिमिनल्स जिनके मुठभेड़ के दौरान उनकी मौत हो गई, पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं। तो ये आंकड़े पुलिस के द्वारा समय समय पर जारी किए जाते रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो बदमाशों का जब एनकाउंटर होता रहा है तो ऐसे तमाम घटनाएं सामने आई जब पुलिस
या तो मार खाकर वापस आ गई या पुलिस को ही मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 के बाद से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, उसके बाद चुनाव के दौरान ही उनके द्वारा जो बातें कही गई कि बदमाश अगर गोली चलाएगा तो पुलिस भी गोली चलाने के लिए स्वतंत्र होगी, वो भी फूल नहीं बरसाएगी। यानी बदमाश को कंट्रोल करने के लिए जिस भाषा में जो जरूरत होगी उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और यही वजह है कि जो मुठभेड़ें हो रही हैं, वो भले ही 8,000 से ज्यादा मुठभेड़ें हुई हो, लेकिन जो 3,000 से अधिक जो बदमाश घायल हुए वो इसीलिए क्योंकि पुलिस को ये मानवाधिकार आयोग के द्वारा भी नोटिस इस तरीके के तमाम बार मुठभेड़ पर सवाल खड़े किए गए और जिसके बाद से जो पैर में गोली लगने के बाद उनको कंट्रोल में किया गया। ये मुठभेड़ों का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो बदमाशों के साथ एनकाउंटर हो रहा है उनके आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। जी संतोष, क्या आपको लगता है कि क्योंकि एनकाउंटर्स की तादाद बढ़ी है तो क्रिमिनल्स में डर भी बढ़ा है और ये डर राज्य में क्राइम को कम करने में मदद करेगा? देखिए, जाहिर है कि अगर पुलिस का काम है कि जो शरीफ आदमी है उसकी अधिकारों की रक्षा करे, उसकी सुरक्षा करे, लेकिन अगर अपराधी जो आम आदमी के साथ लूट खसोट कर रहा है, चोरी डकैती डाल रहा है, महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और जो पेशेवर हैबिचुअल जो अपराधी हो गए हैं, उनके लिए पुलिस के पास कानून के जरिए उनको सजा दिलाने का प्रावधान है। लेकिन अमूमन जो देखा जाता रहा है पहले कि जब भी पुलिस बदमाशों से जब भी उसको पकड़ने गई तो उसने फायरिंग कर दी, कई बार पुलिसकर्मी शहीद हुए, कई बार पुलिसकर्मी घायल हुए। लेकिन अब जिस तरीके से पुलिस अपने एक्शन मोड में आई और खास करके उत्तर प्रदेश में बदमाश की गोली का जवाब पुलिस गोली से देने लगी है, उससे कहीं ना कहीं बदमाशों के अंदर खौफ जरूर पैदा हुआ है। और यही नतीजा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे घटनाएं हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, बागपत हो, शामली हो, जहां पर बड़े बड़े अपराधियों ने थाने में जाकर के सरेंडर किया कि हम आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। उनको ये एनकाउंटर का खौफ ही कहा जाए कि पुलिस, उनका डर है कि अगर पुलिस उनके सामने आ जाएगी, पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो अब पुलिस उनको छोड़ेगी नहीं और पुलिस भी उनकी गोली का जवाब गोली से देगी और ऐसे में पुलिस की गोली उनको कहीं भी लग सकती है। ये कहीं ना कहीं मुठभेड़ का जो तरीका अपनाया गया वही नतीजा है कि आज अपराधी तमाम घटनाएं ऐसी आई जिसमें कि थाने जाकर सरेंडर कर रहे हैं। तो खौफ ज्यादा जरूर कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो दावा करती है कि बदमाशों के अंदर पुलिस का खौफ है, तो ये जरूर इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल जाती हैं जो महसूस कराती हैं कि बदमाशों के अंदर पुलिस के इस एक्शन में आ जाने के बाद से कुछ ना कुछ उनके अंदर एक खौफ जरूर पैदा हुआ है। ये थे आज तक रेडियो रिपोर्टर संतोष शर्मा। लेकिन इसी सवाल को मैंने एनसी अस्थाना से भी पूछा, जो केरल के डीजीपी रह चुके हैं। अपराध पर नियंत्रण पाने की दिशा में सबसे प्रभावी उपाय जो है वो कन्विक्शन रेट को बढ़ाना है। कन्विक्शन रेट किस प्रकार से बढ़ेगी ये बहुत ही पेचीदा विषय है, क्योंकि उसमें ये भी इन्वॉल्व है कि इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी क्या होती है, प्रोसिक्यूशन की क्वालिटी क्या होती है और फंडामेंटली हमारे जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट हैं वो इसके मार्ग में किस तरह से आते हैं, इन सभी बातों पर ये निर्भर करता है। और जहाँ तक ये एनकाउंटर या फेक एनकाउंटर की बात है तो इस देश में वो अनेक सरकारों के समय में बहुत समय से होते आ रहे हैं। किसी एक सरकार को फेक एनकाउंटर के लिए सिंगल आउट करना उचित नहीं है। अस्थाना साहब, हैदराबाद का केस तो आपको याद होगा। इसमें बलात्कार के आरोपियों को सीन रिक्रिएशन के लिए ले जाया गया था और पुलिस ने कहा था कि भागने की कोशिश में उन्होंने गोली चलाई और वो मर गए। उस वक्त पूरे देश ने देखा कि कैसे पब्लिक सेंटिमेंट पुलिस वालों के साथ था। तो क्या इसी पब्लिक अप्रूवल की वजह से ये जो आंकड़े हैं इनमें उभार देखा जा रहा है? मैं इसको एक अन्य उदाहरण से भी आपको समझा सकता हूँ कि पिछली सदी तक इंग्लैंड में और अमेरिका में दोनों जगह पब्लिक एग्जीक्यूशन हुआ करते थे। लोगों को सरेआम फांसी दी जाती थी और जब भी ऐसा अवसर आता था तो बाकायदा वहाँ मेला लग जाया करता था। हजारों लोग की भीड़ लग जाती थी। लोग आते थे, दिन भर का अपना खाना पीना भी लेके आते थे और देखा करते थे एग्जीक्यूशन। ये एक तरह का मतलब मॉर्बिड फैसिनेशन है या एक तरह का परवर्स फैसिनेशन है जो लोगों को ऐसी चीजों से है। ध्यान देने की बात यह है कि पब्लिक एग्जीक्यूशन होते रहने से इंग्लैंड में बहुत दिलचस्प वाकये इस तरह के हुए थे कि जेब कतरे तक का पब्लिक एग्जीक्यूशन किया जा रहा है और वहाँ जो भीड़ मौजूद है उस भीड़ में ही लोगों की जेब कट जाया करती थी। कहने का आशय यह है कि पब्लिक एग्जीक्यूशन से या इंडियन कंटेक्स्ट में बोले तो एनकाउंटर या फेक एनकाउंटर से अपराध की दर पे कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसा कि मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि अपराध की दर घटाना बहुत एक पेचीदा समस्या है और उसके इस तरह से कोई भी फौरी
इलाज नहीं खोजा जाना चाहिए कि कहीं से किसी को पकड़ के गोली मार देंगे, उसका घर तोड़ देंगे, नीलाम करा देंगे, इतने मात्र से अपराध कम नहीं हो जाते हैं। अपराध अपने आप में एक बहुत पेचीदा विषय है। पुलिस का उसमें एक लिमिटेड रोल होता है। कन्विक्शन अगर आप ज्यादा लें तब लोगों के कन्विक्शन एक तो त्वरित हो, जल्दी सजा मिले, ये नहीं कि आज अपराध हुआ है 15 साल बाद सजा पा रहा है। कन्विक्शन त्वरित हो और ज्यादा लोगों को मिले तो अपराधियों में वास्तविक भय उत्पन्न होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अब बात हो जाए अफगानिस्तान की, जहां सियासत की जंग में इंसानियत बेघर और बेबस है। रविंद्रनाथ टैगोर का काबुली वाला अफगानिस्तान अब तालिबान वाला हो गया है। अमेरिका, रूस, चीन की तिकड़मों, भारत और तुर्की की छटपटाहटों, कतर पीस टॉक जैसे भारी भरकम जमावड़ों और बड़े बड़े इदारों की तमाम कोशिशों के बावजूद काबुल ढलान के मुहाने पर खड़ा है। सुबह से पढ़ रहे हैं कि तालिबान के कब्जे से काबुल अब सिर्फ 90 किलोमीटर दूर रह गया है। बहुत से लोग चाहते हैं उनके लिए काबुल दूर ही रहे, लेकिन सिर्फ चाहने भर से क्या होता है। 3 दशकों पहले जो हुआ शायद वही दोहराया जाएगा। तालिबान सरकार बनेंगे। कल तो कंधार उनके कब्जे में आ ही गया था। गजनी, गौर और हेरात भी कंट्रोल में है। आंकड़े बता रहे हैं कि 34 में से 12 के अब वो मालिक हैं। तो बहुत सवाल हैं अब कि अमेरिका ने अपनी जल्दबाजी में ये सूरत पैदा कर दी। क्या शांति का राग गाने वालों ने अफगानों को अशांति के कुएं में धकेल दिया है? क्या फिर से वहां जबरदस्ती का दौर चलेगा और दुनिया केवल लेख लिखेगी? इन सवालों के जवाब किसी दिन तलाशेंगे, लेकिन आज आपको वहां की ज़मीनी हकीकत सुनवाते हैं। सबसे पहले आप इन आवाज़ों को सुनिए जो बता रही हैं कि एक रॉकेट उनके घर के पीछे आकर गिरा, वो डर गए और उसके बाद सोचा कि कहीं अब उनके घर पर ही ना गिर पड़े, तो हेरात का अपना घर छोड़कर निकल पड़े। अब दर बदर हैं। با پشت سرا ما راکت خورد. انا ما ترسیدیم گفتیم شک پشت سرا ما راکت خورد. صبح شب خونی ما راکت میخوره. باشه کمی دونو نادون خورم ما بکشیم ببریم. तो ये तो एक परिवार की बात बताई हमने। ऐसे ना जाने कितने लोग राहत की जगह ढूंढ रहे हैं। कंधार पर तालिबान के कब्जे से पहले ही करीब 30,000 परिवार विस्थापित हो गए थे और अब यह आंकड़ा बढ़ेगा ही। ये कितना बड़ा सेटबैक है आवाम के लिए और वो फिलहाल किस स्थिति में है, ये पूछा मैंने इंडिया टुडे टीवी की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से। अगर कांदाहार की बात करें तो वहां की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। तालिबान ने पूरे जगह को अपने अंडर कर लिया है। न केवल कांदाहार, काफी सारे प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, करीब 15 जिसमें हेरात भी गिना जाता है, जो अब तालिबान के अंडर आ चुका है। आप जानते हैं कि जैसा आपने सही कहा 30,000 फैमिलीज हैं जो अब वहां से डिसलोकेट हो गए हैं। और अगर आप तालिबान की दौर की बात करें तब भी कांदाहार से काफी सारे अफगान अफगानिस्तान छोड़ के चले गए थे। काफी पाकिस्तान में है, काफी भारत में है, काफी बहुत सारे अलग यूरोपियन देशों में और अमेरिका में बस गए थे। तो इसी तरीके से अभी हालात बहुत खराब है। बहुत लोग वहां से भागना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे मेरे कुछ वहां पर जो सीनियर ऑफिशियल्स और एमपीज हैं वो ये कह रहे हैं कि तालिबान ने कांदाहार के जो रास्ते हैं वो भी बंद कर दिए हैं, कि लोग काबुल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं वापस अफगानिस्तान छोड़ने के लिए या फिर कांदाहार से बाहर जाने के लिए। तो ये सबसे ज्यादा चिंताजनक चीज हो गई है कि क्या जो प्रोविंसेस तालिबान के अंडर आते हैं उन प्रोविंसेस में एक्सेस होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी का या नहीं, या वहां के लोग किस तरीके से रह रहे हैं वो हमें जानना काफी मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में। और क्या ह्यूमन राइट्स के जो ग्रुप्स और कमीशंस हैं क्या वो जा पाएंगे कांदाहार तक या नहीं। सो ये बहुत सारे कंसर्न्स है, क्योंकि कांदाहार और ऐसे जैसे प्रोविंसेस हैं उनके रोड्स काफी जगहों पे तालिबान ने ब्लॉक कर दिया है। गीता, तालिबान के पूरी तरह कब्जे को लेकर जानकार क्या कह रहे हैं? क्या अब इसको टालना बिल्कुल असंभव है? सबसे पहली बात, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना सपोर्ट के प्रॉपर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के इस तरीके के कब्जे नहीं कर सकता। अगर आप अफगान सरकार की बात करें तो अफगानिस्तान की सरकार एक प्रॉपर सरकार है, लेकिन तालिबान अब तक एक इंसर्जेंट ग्रुप और टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहलाया जाता था। तो क्या हो गया इतने समय में कि तालिबान इतना स्ट्रांग हो गया? हुआ ये है कि जो सबसे पहला रीजन है जिस वजह से ये कहा जाता है कि अब तालिबान को रोकना नामुमकिन है, कि उसके पास स्टेट सपोर्ट है। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का सपोर्ट होना,
पाकिस्तानी मिलिट्री सपोर्ट रहना और इतने सालों तक उनको पाकिस्तान में सस्टेन करके रखना, यही वजह है कि तालिबान कभी खत्म ही नहीं हो पाया। अमेरिका वाज फाइटिंग अ लूजिंग वॉर, इंटरनेशनल फोर्सेस वो फाइटिंग अ लूजिंग वॉर। वो एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसी जंग लड़ रहे थे जो ऑलरेडी वो हार चुके थे। वक्त तय करना जरूरी था और वक्त अब है जब कहीं ना कहीं अमेरिका ने हार मान लिया है और तालिबान से बातचीत शुरू कर दी। तालिबान से बातचीत शुरू करने का मतलब है कि पाकिस्तान को सैंक्शन मिल गया, ये खुलेआम बताने के लिए कि हाँ, हम तालिबान से बात करते हैं। जिस वजह से आपने इतने सारे मीटिंग्स देखे इस्लामाबाद में तालिबान और इस पाकिस्तान की सरकार के बीच। इससे पहले सब कुछ छुप छुप के हुआ करता था, अब खुलेआम हो रहा है। तो अब क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस विथड्रॉ कर रहे हैं, अफगान फोर्सेस काफी जगह में रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी जगहों में वो नाकाम हो रहे हैं, इसी वजह से तालिबान आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहते हैं कि 90 डेज लगेंगे तालिबान को काबुल पहुंचने में। लेकिन हमने अभी आफरसियाब खटक, जो पाकिस्तान में एक सेनेटर रह चुके हैं, उनसे बात कर रहे थे। पश्तून है तो इसलिए जानते हैं, जानकारी रखते अफगानिस्तान के बारे में। उन्होंने कहा, और बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 90 डेज भी काफी ज्यादा है। आप देखेंगे तालिबान बड़ी जल्दी काबुल तक पहुंच जाएगा। इससे पहले अगर दोहा में या फिर कहीं कोई और इंट्रा अफगान मीटिंग में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनता है अफगान सरकार और तालिबान के बीच में, तो माहौल बिगड़ सकता है। अच्छा गीता, अफगान सेना संख्या में ज्यादा है लेकिन तालिबान आगे क्यों है? ये जो कहा जा रहा है कि तालिबान के नेताओं की चीनियों से जो 16 दिन पहले मुलाकात हुई उसने इस कहानी को बिल्कुल बदल दिया, इस बात में कितना दम है? देखिए, चीनी अगर अफगानिस्तान में रहते भी हैं तो उनके हक में या उनके हित में नहीं होगा कि अफगानिस्तान अनस्टेबल हो। क्यों? क्योंकि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। किसी भी देश में अगर आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे अगर वो जगह स्थिर ना हो। इसीलिए स्टेबिलिटी चीन के लिए बहुत मायने रखते हैं। लेकिन आपने आर्मी, दोनों आर्मीज का कंपैरिजन किया और ये पूछा कि अफगानिस्तान की आर्मी बड़ी है लेकिन कमजोर क्यों? आप नंबर्स अगर गिन रहे हैं, आप तालिबान की आर्मी और अफगान आर्मी ऑफिशियल नंबर्स में गिन रहे हैं। जो अनऑफिशियल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस तालिबान के साथ जुड़े हैं उनको आपने नहीं गिना। उसे कहते हैं जो वॉरफेयर है, कन्वेंशनल नहीं, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर है। अगर अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में आपकी सेना किसी भी कन्वेंशनल वॉर की सेना से बड़ी हो तो आपका हार ऑलमोस्ट सर्टन है। क्यों? क्योंकि वो अनकन्वेंशनल वॉर एक पूरी सरकार यानी कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है। ये सारे जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, ये कहाँ पे पनप रहे हैं? ये सारे जो टेररिस्ट से कहाँ से आ रहे हैं? अफगानिस्तान की सरकार बार बार ये कह रही है कि फॉरेन फाइटर्स हैं तालिबान में, सब अफगान नहीं हैं, सारे तालिबान अफगान नहीं है। तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर जिसको एड्रेस इंटरनेशनल कम्युनिटी कर नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि लार्जर पिक्चर देखे कि अब आप देख रहे हैं अमेरिका चाहता है बातचीत तालिबान के साथ। क्यों? क्योंकि उनको ये नजर आ रहा है कि अगर वो तालिबान से बातचीत नहीं करेंगे तो चीन का जो इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में, जो स्प्रेड हो रहा है चीन अफगानिस्तान में, उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज डील इन लोगों ने, इनका मुझे लगता है अपने इंटरेस्ट के लिए था, जिसमें अफगानिस्तान और अफगान के लोग पिस गए हैं। बात अब कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की। कई देशों से जैसी खबरें मिलती रही हैं अब तक, उससे अंदेशा होता रहा है कि वेरिएंट बहुत खतरनाक है। और रिसेंट खबर तो भारत से ही है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से एक और मौत की पुष्टि हो गई है। रायगढ़ की डीएम निधि चौधरी के मुताबिक यहाँ एक 69 साल की महिला ने संक्रमण के बाद दम तोड़ दिया है। राज्य में इस वेरिएंट से हुई मौत का तीसरा मामला है। इससे पहले कल मुंबई के घाटकोपर में भी 63 साल की महिला थी, एक उनकी मौत हुई डेल्टा प्लस वेरिएंट से। और ख़ास बात इस मामले में ये थी कि इन महिला ने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी। डेल्टा प्लस वेरिएंट से ही महाराष्ट्र में पहली मौत 13 जून को रत्नागिरी में हुई थी 80 साल की महिला की। तो अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि वैक्सीन कारगर भी है या नहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट पर। एक रिसर्च पब्लिश हुई है नेचर जर्नल में, कुछ साइंटिफिक आधार पर यह कहती है कि कैसे वैक्सीनेटेड लोग डेल्टा वेरिएंट स्प्रेड कर सकते हैं। यूएस, यूके, सिंगापुर से डेटा कलेक्ट किया गया है और ये पता चला है कि जब भी वैक्सीनेटेड लोग डेल्टा से संक्रमित हो जाते हैं उनकी नाक में उतना ही वायरस हो सकता है जितना कि अनवैक्सीनेटेड लोगों में होता है। इसका मतलब यह है कि वैक्सीन से मिलने वाली सुरक्षा के बावजूद
कुछ वैक्सीनेटेड लोग डेल्टा वेरिएंट को फैला सकते हैं। ये स्टडी ऐसे समय में आई है जब वैक्सीन के असर पर सवाल उठ रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक्सपर्ट से राय ली जाए। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि स्टडी को किया कैसे गया और कैसे वैक्सीनेटेड लोग डेल्टा वेरिएंट स्प्रेड कर रहे हैं। बता रहे हैं वैक्सीनोलॉजिस्ट और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। पिछले दिनों कुछ स्टडीज आई हैं जो अधिकतर प्रीप्रिंट सर्वर पर उपलब्ध हैं। ये स्टडीज यूएस, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर से हुई हैं। तो इन स्टडीज में देखा गया कि जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी, दोनों ही ग्रुप से सैंपल्स कलेक्ट किए गए और फिर उनको आरटीपीसीआर किया गया और उसमें देखा गया कि इन व्यक्तियों में वायरल लोड कितना है। उसको जानने का तरीका यह होता है कि जब किसी कोविड-19 प्रभावित व्यक्ति का आरटीपीसीआर सैंपल किया जाता है तो उसमें वायरस का एम्प्लीफिकेशन करना होता है और जितने राउंड्स या साइकिल उसे लगते हैं उसको सीटी थ्रेशोल्ड बोलते हैं। यूजुअली अगर ये 35 से अधिक होता है तो व्यक्ति को नेगेटिव माना जाता है, 35 से कम होता है तो व्यक्ति को पॉजिटिव माना जाता है और जितना कम होता है उतना अधिक वायरल लोड उस व्यक्ति में समझा जाता है। तो इन स्टडीज में जो फिलहाल की गई हैं उनमें देखा गया कि कोविड-19 से प्रभावित जो व्यक्ति थे उनमें चाहे उनमें वैक्सीन लगी हो या नहीं लगी हो, दोनों में सीटी वैल्यू उनका 25 से कम था। अर्थात उन व्यक्तियों में उतनी ही लगभग समान मात्रा में वायरस पाया गया, चाहे वैक्सीन दी गई हो या नहीं दी गई हो। यह डेल्टा वेरिएंट के साथ खासतौर से देखा जा रहा है। उससे पहले डेल्टा से पहले जब बाकी वेरिएंट सर्कुलेट हो रहे थे तब देखा गया था कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनमें वायरल लोड कम होता है, अर्थात उनका सीटी वैल्यू अधिक रहता था। लेकिन इसमें कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। तो कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी जो हाई ट्रांसमिसिबिलिटी है डेल्टा वेरिएंट की, उसकी वजह से वायरल लोड हाई रहता है। हालांकि अभी इस बात पर कोई पूरी तरह निष्कर्ष नहीं निकला है कि क्या हाई वायरल लोड का मतलब यह भी होता है कि बाकी लोगों में वो अधिक रफ्तार से फैलेगा। एक जो दूसरी स्टडी साथ में आई है वह बताती है कि भले ही वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड व्यक्ति में वायरल लोड सेम रहे, लेकिन जो व्यक्ति वैक्सीनेटेड होते हैं वो काफी तेज रफ्तार से नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं, अर्थात उनके गले से वायरस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। पहले 7 दिन तक दोनों में समान वायरस रहता है, लेकिन जो लोग वैक्सीनेटेड होते हैं 7 दिन के बाद काफी तेज रफ्तार से वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं, अर्थात लोगों को संक्रमण नहीं करते। जो वैक्सीनेटेड नहीं रहते उससे अधिक समय के लिए इन्फेक्शियस रहते हैं और संक्रमण फैलाते रहते हैं। तो संक्षेप में यह है कि डेल्टा वेरिएंट को समझने की सारी दुनिया में कोशिशें की जा रही हैं। शुरुआती संकेत हैं कि चाहे वैक्सीनेटेड हो अनवैक्सीनेटेड हो, दोनों में हाई वायरल लोड रहता है और यह इस बात का को सब बताता है कि हमें वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने रहना है, तभी हम इस ट्रांसमिशन को रोक पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक टॉप एपिडेमोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर डेल्टा वेरिएंट साथ साथ चलता है तो हर्ड इम्यूनिटी को वैक्सीन के साथ अचीव करना मुश्किल होगा। आप क्या कहते हैं? इसमें 2 बातें मुख्य हैं। पहली बात है कि जो हर्ड इम्यूनिटी का थ्रेशोल्ड कितना होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी कितनी है। जब शुरुआत में ओरिजिनल वायरस के स्ट्रेन आए थे तो जो उसका बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर था उससे आधार पर माना जा रहा था कि अगर 60 से 70% आबादी को एंटीबॉडी बन जाएंगे तो एक हर्ड इम्यूनिटी का स्टेटस अचीव कर लिया जाएगा। और इसीलिए यह भी कहा जा रहा था कि जब वैक्सीन आएंगी तो इतनी आबादी को वैक्सीन लगने के बाद हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड अचीव हो जाएगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि डेल्टा वेरिएंट जो ओरिजिनल वुहान स्ट्रेन था उससे दोगुना अधिक संक्रामक है, अर्थात अगर वुहान स्ट्रेन एक व्यक्ति से दूसरे एक और व्यक्ति को इन्फेक्शन करता था तो यह एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों को इन्फेक्शन करेगा। तो इस सब को देखते हुए अब माना जा रहा है कि जो हर्ड इम्यूनिटी का थ्रेशोल्ड होगा वो करीब 85% से 90% होगा। जैसा कि मैंने कहा कि ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है तो थ्रेशोल्ड बढ़ता चला जाता है और डेल्टा वेरिएंट 85 से 90% थ्रेशोल्ड माना जा रहा है। अब अगर हम बात करें कि जो वैक्सीन उपलब्ध हैं उनकी एफिकेसी करीब 80% है, अर्थात अगर हम 100 लोगों को वैक्सीन लगाएंगे तो उनमें से 80 ही प्रोटेक्टेड होंगे, बाकी 20 अनप्रोटेक्टेड रहेंगे। तो हम पूरी आबादी को भी वैक्सीनेट कर दें तो भी सिर्फ वैक्सीन के माध्यम से हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड ऑफ 85% है 90% अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उतना वहां पर पहुंचेगा ही नहीं। तो इसलिए हमें हर्ड इम्यूनिटी
तभी अचीव होगी जब नेचुरल इन्फेक्शन जितना लोगों को हो गया है हम अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करें और मास्क पहने रहें, तो उस तरीके से हम उसका वायरस का ट्रांसमिशन रोकेंगे। फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि हर्ड इम्यूनिटी का इसमें इतनी अधिक भूमिका है। और सो यह सच है कि हर्ड इम्यूनिटी इस महामारी में काम नहीं करती है। एक बार जब महामारी खत्म हो जाएगी और वायरस एंडेमिक हो जाएगा तब संभवतः हर्ड इम्यूनिटी की भूमिका आएगी। फिलहाल नहीं, संभव नहीं है वैक्सीन के साथ हर्ड इम्यूनिटी अचीव करना। ये थे डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। वैसे एक और वेरिएंट है लैम्डा। इस वेरिएंट को लेकर भी अमेरिका में एक रिपोर्ट है जो कहती है कि लैम्डा वेरिएंट कई देशों में तेजी से फैल रहा है, वैक्सीन का असर उस पर भी नहीं है। इस स्टडी में चिले का उदाहरण दिया गया है। कहा गया है कि चिले में 60% से ज्यादा आबादी वैक्सीन की कम से कम एक डोज ले चुकी है, लेकिन इसके बाद भी इस देश के अंदर लैम्डा के केस आ रहे हैं और बड़ी तेजी में आ रहे हैं। तो खैर, बात अब क्रिकेट की भी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। दूसरा दिन है आज। अब तक के खेल और आगे की रणनीति पर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद इकबाल से बात की आज तक रेडियो के हमारे सहयोगी कुमार केशव ने। सुनिए। इकबाल, जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ था और सुबह जो हमारा पॉडकास्ट जाता है आज का दिन, उसके लिए हमने बात की थी, तो भारत का स्कोर था 276 पर 3, वहां से 364 पे ऑल आउट हो जाना। कितना खलेगा टीम इंडिया को, क्योंकि आपने भी कहा था कि भारतीय टीम कम से कम 450 का जो लक्ष्य है उसको लेकर के चलेगी। बिल्कुल, देखिए डिसअपॉइंटिंग बैटिंग है। दूसरे दिन आपको मानना पड़ेगा कि भारत ने निराश किया है और जब दिन का खेल शुरू हो और उसी वक्त आपके 2 विकेट ओवरनाइट जो बैट्समैन हैं वो दोनों एक के बाद एक अगर आउट हो जाते हैं तो प्रेशर फिर बढ़ जाता है। और क्योंकि वैसे भी भारत जो है एक कह सकते हैं बल्लेबाज कम खेल रहा है या एक ऑलराउंडर कम लेकर के खेल रहा है, तो ऑब्वियसली भारत की टेल थोड़ी लंबी है। ऐसे में रहाणे और राहुल का जल्दी निकल जाना ये जरूर भारत के लिए बहुत निराशाजनक रहा। और सबसे खराब बात ये लगी केशव की बहुत सॉफ्ट डिसमिसल्स देखने को मिले। ऐसा नहीं कि बहुत ग्रेट डिलीवरी पे अगर विकेट आपका चला जाता है, अनप्लेएबल डिलीवरी पे विकेट जाता है तो डेफिनेटली आप उस पर कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते। लेकिन आप अपिश खेलते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को आप छेड़ते हैं, किनारा लगता है और फिर आप आउट होते हैं, तो ये खलता है। एंड डेफिनेटली भारत जो है काफी कम रह गया जितना स्कोर भारत को करना चाहिए था। जिस तरीके से भारत ने 276 रन बनाए थे पहले दिन, इंग्लैंड की तरफ से मैं कहूंगा कि ये ग्रेट कमबैक है। और इस टेस्ट मैच का जो कॉन्टेस्ट है, जो संघर्ष इस मैच में आप देखने को मिलेगा, वो बड़ा जबरदस्त होगा। ठीक बात है। कल जब इंडिया की ग्रिप मजबूत थी, जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ था, लेकिन अब जो है ये मैच एक तरीके से खुल गया है। लेकिन थोड़ी सी बात करते हैं अजिंक्य रहाणे के फॉर्म पे, थोड़ा विराट कोहली के फॉर्म पे भी बात करेंगे, क्योंकि इतनी पारियां हो गई, विराट कोहली का शतक नहीं आया, शतक का सूखा चल रहा है, और रहाणे की भी जो है का बल्ला है वो बड़े लंबे समय से खामोश रहा है। बिल्कुल, ये जरूर इंतजार बढ़ता जा रहा है। 48 पारियां लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो विराट कोहली शतक नहीं बना पाए हैं। तो ये विराट कोहली जैसे स्टेचर के बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतनी पारियां ना लें और वो लंबी पारी खेलें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत का जो टॉप ऑर्डर है, ओपनर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो जो रहाणे, पुजारा या विराट कोहली, ये तीनों ही जो खिलाड़ी हैं वो लगातार इनकंसिस्टेंट रहे हैं बहुत समय से। जैसा आपने कहा, रहाणे का एक शतक ऑस्ट्रेलिया में आया था जरूर और वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा था, हम सीरीज जीते थे। बट अगर कंसिस्टेंसी की बात करेंगे तो ये जरूर खल रहा है भारत को। और हर रोज आपके लिए ओपनर्स रन नहीं बनाएंगे, हर रोज आपके लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज आपको मैचेस नहीं जिताएंगे, सीरीज नहीं जिताएंगे, जैसा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया। तो यकीनन इस पर बैठने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। और खासतौर पर इंग्लैंड जैसी कंडीशन में ये और ज्यादा चैलेंज बढ़ जाता है। बट इतने एक्सपीरियंस हैं ये तीनों ही बल्लेबाज कि ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये जो सीरीज है, मुझे लगता है कि एक बढ़िया सीरीज है और एक बेहतरीन स्थिति में भारतीय टीम है। भारत की गेंदबाज भी उतना ही सपोर्ट कर रहे हैं बल्लेबाजों को। तो ऐसी सूरत में बहुत कोई प्रेशर हो भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के ऊपर, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में जल्द अज जल्द जो है मुझे लगता है कि फॉर्म में वापसी करने की जरूरत है इन तीनों ही बल्लेबाजों को। सही बात है। भारतीय जो फैंस होंगे वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि एक बड़ी पारी जो है इन तीनों बल्लेबाजों के बल्ले से आए। लेकिन थोड़ी बात अब गेंदबाजी की करते हैं, है ना।
क्योंकि 364 का जो इनिंग है, भारत का स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, उसको डिफेंड करना होगा। तो भारत कितनी लीड लेने की कोशिश में होगा कि कम से कम इतनी लीड तो ले ही ली जाए? देखिए, जिस तरीके से विकेट खेल रहा है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा कोई आप कहेंगे कि मुश्किल है बैटिंग करना, और खासतौर पर इंग्लैंड जो कि अपने घर पर खेल रहा है, तो ऐसी सूरत में उनके लिए परिस्थितियां आसान ही होंगी बैटिंग के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी लीड की हमें एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। बट अगेन वही है कि भारत की जो बॉलिंग लाइनअप है वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। वहां पर ईशांत शर्मा भी अब वापस आ गए हैं, शमी, सिराज और बुमराह के साथ साथ। तो क्रिकेट देखिए ऐसा गेम है कि एक सेशन आपका अगर खराब चला जाए तो आप पीछे हो जाते हैं, एक सेशन अगर आपका बेहतर हो जाए तो आप मैच में वापसी कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर परिस्थितियों को देखें, कंडीशंस को देखें, तो बहुत बड़ी लीड की आप उम्मीद ना रखें तो बेहतर है। बट जिस तरीके की फायर भारतीय गेंदबाजी में है, एक सेशन अगर इंग्लैंड का 1-2 सेशन उन्होंने खराब कर दिया तो फिर मुझे लगता है कि भारतीय टीम को यहाँ पर कुछ रनों की लीड जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है, भारत देखेगा कि कितनी ज्यादा से ज्यादा लीड ले सकें। वहीं अंग्रेज जो हैं बल्लेबाज, उनकी कोशिश होगी कि वो बढ़त बनाए और मैच में जो है ये फाइट चलेगा। हम आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे। इकबाल, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया केशव। वक्त हो गया है विदा का। कुछ कहना सुनना चाहें तो radio@aajtak.com पर लिखकर भेज दीजिएगा। पढ़ाकू नितिन का नया एपिसोड कल आ गया है, जरूर सुनिएगा। रेल की बात हो रही है, चाय की, खाने की, लिटरेचर की, रेल में भटकने वाले भूतों की भी, और रेल की तरक्की के साथ साथ हिंदुस्तान के बनने की भी। सुनिएगा जरूर, बताइएगा कैसा लगा। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो।